नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी, मैं हूं नेहा शुक्ला और इस बार चर्चा द ट्रूथ लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हरियाणा में सैनी सरकार नए नए फैसले कर रही है और इन फैसलों का जो असर है वो हरियाणा की जनता पर क्या पड़ रहा है और बीजेपी की राजनीति पर क्या पड़ रहा है, यही समझने की कोशिश करेंगे चर्चा द ट्रूथ के जरिए। आइए आज के मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। चर्चा द ट्रूथ के मंच पर हमारे साथ हरियाणा से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे धर्मपाल धनखड़। धर्मपाल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रूथ के मंच पर। और सबसे पहले आपको हरियाणा की नई सरकार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं और पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ है कि 17 अक्टूबर को उन्होंने कुर्सी संभाली, 18 अक्टूबर को कोटे में कोटा लागू करके देश का पहला राज्य बन चुका है हरियाणा, जहां पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण में कोटे में कोटा लागू कर दिया गया है। धर्मपाल सर, वंचितों को आरक्षण देने का ये जो तरीका है, जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश बन चुका है, इस फैसले को, सैनी सरकार के इस कदम को कैसे देख पा रहे हैं आप? नेहा, देखिए, फैसला अच्छा है तो कोई दो राय नहीं है कि वंचित लोगों को उनका अधिकार मिले, क्योंकि एसटी एसटी में भी काफी ऐसे वंचित लोग को उनका अधिकार नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने अच्छा कदम उठाया है और ये कदम अभी नहीं उठाया है, ये आचार संहिता के लागू रहते हुए उठाया गया था। तब इसे लागू नहीं कर पाए थे, चुनाव के दौरान ही उठा दिया था। जी जब नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे तभी ये लागू करने की घोषणा करती थी, जी लेकिन तब लागू इसलिए नहीं हो पाया था कि क्योंकि सरकार इलेक्शन चल रहा था। और जैसे ही इलेक्शन संपन्न हुआ, चुनाव संपन्न हुआ और नायब सैनी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ की, तो अगले दिन इसको लागू कर दिया गया। जी यहाँ मजेदार बात ये है कि केंद्र सरकार इस कानून को लागू करना नहीं चाहती है, कोटे में कोटा को लागू नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ हरियाणा में लागू किया गया। अब उसके कई कारण। केंद्र सरकार इस तरह का कोई कदम उठा करके वो नया बखेड़ा शुरू नहीं करता। जी उसको पता है केंद्र सरकार को कि अगर पूरे देश में इसे लागू किया जाता, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था पिछले महीने और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आते ही जो है मायावती, बीएसपी नेता मायावती और रामविलास चिराग पासवान जबरदस्त विरोध किया था जी कि ये लागू नहीं होना चाहिए, ये दलितों को बांटने की। अब इसे आप दलितों को बांटने की कोशिश में देखें या ये वंचितों जिनको महादलित कहते हैं जी उनको उनका अधिकार देने की। तो वास्तव में तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करके सरकार ने महादलितों को उनका अधिकार दिया है। ये एक सच्चाई है कि दलितों का ज्यादातर जो कोटा था वो एक सवर्ण वर्ग उसमें पैदा हो गया, दलितों में भी सवर्ण पैदा हो गया जी और वो उसका जो है ज्यादातर उपभोग कर रहे थे। उसका फायदा, नौकरियों में आरक्षण का फायदा उनको मिल रहा था, लेकिन एक महादलित वर्ग है उसको का फायदा नहीं मिल रहा था। ये एक्चुअली, लेकिन सवाल ये है कि आपने हरियाणा में लेकिन आप पूरे देश में इसे लागू क्यों? सवाल नहीं का जी कि केंद्र सरकार इसलिए इसको लागू नहीं करना चाहती है कि एनडीए में कुछ ऐसे वर्ग, कुछ ऐसे पार्टियां शामिल हैं जिनके जिनसे उनकी सरकार टिकी हुई है। जी अगर वो हट जाते हैं एससी एसटी के बीच में इस डिवाइडेशन लागू करने में, कोटे में कोटे का लागू करने में तो मतभेद पैदा हो रहे हैं, इसके चलते उनकी सरकार दिक्कत में आती है। दूसरा, उनको कर्नाटक और तमाम दक्षिणी राज्यों में हो सकती है कि उनको वहां पर समर्थन ना मिले। केंद्र सरकार ने इस पतड़े में पड़ना नहीं, इस पतड़े को केवल हरियाणा में ही लागू किया गया, कोटे में कोटा। जी और ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है और ये वैसा ही एक्सपेरिमेंट है
जैसा उत्तराखंड में राज्य सरकार ने जो है वो समान आचार संहिता लागू की, जबकि समान आचार संहिता केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं। जी तो ये एक तरह से टेस्ट के रूप में इसको हरियाणा में लागू किया गया है। देखते हैं कितना विरोध होता है और कितना राजनीतिक नुकसान या फायदा होगा। तो फायदा तो दिखाई दे रहा है, जी इसीलिए तो चुनाव से पहले उसको डिक्लेयर किया कि हमने ये लागू कर दिया है। ऐसा दिखाने की कोशिश की, आचार संहिता लागू हुई लगी हुई थी तब भी ऐसा किया गया, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। आदर्श आचार संहिता का ये सीधे सीधे उल्लंघन बनता है। और अब चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लागू किया, अच्छी बात। वंचित वर्ग को अधिकार मिलना चाहिए, ये सभी चाहते। तो नेहा, सरकार यहां दोगली नीति हरियाणा में कुछ कर रही है और केंद्र में कुछ कर रही है। यानी केंद्र में जो एनडीए सरकार बैठी है, जिसकी भाजपा मुखिया है, वो सरकार नहीं चाहती, लागू नहीं करती है पूरे देश। लेकिन हरियाणा में भाजपा की अकेले सरकार बनती है तो लागू करती है। उसी तरह से उत्तराखंड में जैसे प्रयोग किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया समान आचार संहिता का लागू करना, जबकि वो राज्य का विषय है ही नहीं, केंद्र का विषय है और केंद्र को ही लागू करना चाहिए पूरे देश में। जब समान कानून और एक देश एक कानून की बात की जाती है, एक देश एक नियम की बात की जाती है, एक देश एक चुनाव की बात की जाती है, फिर एक एक स्टेट में एक्सपेरिमेंट करने की जाती है। अब सीधे लागू कीजिए ना, उसका लाभ फायदा नुकसान जो भी होगा उसको झेलने के लिए तैयार रहिए। जब आप सुधार करते हैं, बड़ा सुधार, तो निश्चित रूप से आपको उसके लाभ या हानि भी हो सकते हैं, इसलिए नुकसान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस तरह से एक एक राज्य में एक्सपेरिमेंट करने की जाती है। जी क्या जो दूसरा वर्ग है जो सब कैटेगराइज कर दिया गया है, एक हो गया अनुसूचित जनजाति, एक हो गया वंचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, तो क्या जो पहला वर्ग है उसमें असंतोष देखने को मिल रहा है जब से फैसला लागू हुआ है, या फिर अभी सूचनाएं जो है अभी व्यापक रूप से जो है पहुंची नहीं है इन लोगों के पास? हाँ, इस तरह का ओबीसी में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था, हरियाणा में ही किया गया था। कांग्रेस की सरकार थी और जवाहरलाल मुख्यमंत्री होते थे कि ओबीसी को भी एबीसी में बांटा गया था। जी, तो उसमें भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो जिस वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिला, ओबीसी में जो संपन्न वर्ग था, मैं कहूंगा ओबीसी में हरियाणा के जो संपन्न वर्ग शामिल हैं, वो ओबीसी का ज्यादातर हिस्सा नौकरियों का ले जाता है, बांटा गया था। ये ओबीसी में जैसे सैनी और अहीर वो संपन्न वर्ग है, कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जाटों के संपन्न जी, इसलिए तो ए में रख करके बाकी को बी में इस तरह से बांट दिया गया था। और ये डिवाइडेशन जो किया गया था, तो ये वर्गीकरण किया गया था, इसको जो है जो संपन्न वर्ग है उन्होंने जी एक्सेप्ट नहीं किया था। ये ऐसा ही जो है यहाँ भी एससी वाले मामले में भी ऐसा ही है, एक नाराजगी है खास तौर पे दलित वर्ग का। उनमें एक जाति विशेष कर्मकार है, करने का जो काम करते हैं, जाटो भी उनको बोलते हैं, उनके लिए जो है ये निश्चित रूप से उनको काफी दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि अभी तक माना ये जा रहा था कि 14% तक का हिस्सा जो है वो आरक्षण का वो ले जाते थे। तो अब जब 10-10 में डिवाइड हो गया है, तो निश्चित रूप से जो 36 बिरादरी उसमें गिनाई गई जो महादलित में आती है, उनको इसका फायदा हो। और ये एक्सपेरिमेंट हरियाणा में किया गया है, कल और राज्य में भी होगा और कल को पूरे देश देखा जा सकता है। अगर हरियाणा में इसका फायदा, राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिला, तो निश्चित रूप से ये दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।
बिल्कुल, जी लेकिन हाँ। इसका जो विरोध कर रही पार्टियां हैं वो क्या ऐसा होने देंगी? मैं उम्मीद करती हूँ उसके बाद जब लौटूंगी तो आप पानी पी लीजिए, क्योंकि आपकी सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। धर्मपाल धनखड़ हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही बखूबी से जानते हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स को और किस तरह से यहाँ पर राज्य सरकारों ने जो है जनता के वोट बैंक को साधने की कोशिश की। और अब नायब सिंह सैनी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तब वो भी जो एक दलित वर्ग है और उसमें भी जो महादलित वर्ग है उस पर जो है उनका जो फोकस दिख रहा है, प्राथमिकता दिख रही है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ जी। आइए समझने का क्रम उनसे आगे बढ़ाते हैं, दर्शकों तक ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा में आखिर राजनीति किस मोड़ पर पहुंच रही है नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री उनकी लीडरशिप में। धर्मपाल जी, आपने कहा कि जो अन्य राज्य हैं उसमें भी इसका विस्तार होने की संभावना है अगर यहाँ पर ये बीजेपी का प्रयोग जो है वो सफल हो गया, लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। जो एनडीए के घटक दल हैं वो ही इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसी पूरी संभावना है कि वो अन्य राज्यों में इसका विस्तार नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है उसमें जो विरोधाभास पैदा होने की पूरी आशंका स्वयं मायावती ने जताई है, चिराग पासवान ने जताई है और नीतीश कुमार भी इसका विरोध कर रहे हैं। धर्मपाल सर। जी नेहा, जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस को मैं समझता हूँ कि इस घोषणा के बाद, बीजेपी घोषणा के बाद, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने ये घोषणा कर दी थी और 2019 और 2014 के चुनाव बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी जो है इसको रखा था मांग को कि हम इस तरह का वर्गीकरण लागू करेंगे, जबकि उन्होंने नहीं किया था। लेकिन इस बार कोर्ट का आदेश का बहाना करके, आदेश की आड़ लेके एक तरह से बीजेपी ने ये लागू कर दिया। और इसका ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से घोषणा की थी चुनाव के दौरान, तो ये हो गया था कि भाई इसको लागू कर दिया जाएगा। तो अब इस बात पर क्या है तो निश्चित रूप से चुनाव के दौरान बीजेपी को खामियाजा, कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ा, क्योंकि जो दलित वर्ग, महादलित वर्ग के माने जाते थे ये बीजेपी के वोटर नहीं, ऐसा माना जी। लेकिन इस बार तो हरियाणा में माहौल वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि रिजल्ट जो पलटी खाते हुए दिखाई दिए, जबकि पहले जो बैलेट पेपर की गिनती हुई उसमें जो है बीजेपी, कांग्रेस जो है 75 से 73 सीटों पर आगे दिखाई दे रही थी और बीजेपी 13 सीटों पर आगे दिखाई दे रही थी, ऐसी स्थिति थी। और जबकि कर्मचारी जो है वो हर वर्ग के हैं, समाज के हर वर्ग, कर्मचारियों में इतनी नाराजगी थी तो बाकी वर्गों में भी नाराज, लेकिन एक तरह से जो है वो जब सामने आया तो रिजल्ट जब सामने आया, ईवीएम जब तो निश्चित लगातार जो है वो कांग्रेस पिछड़ती चली गई और बीजेपी आगे बढ़ती गई और अंत में परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत के सरकार जो है वो बनी। नेहा, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है जो दलित और महादलित का वर्गीकरण करने की बात थी, उसका फायदा भी बीजेपी को इस चुनाव में मिला है और निश्चित रूप से जब बीजेपी को यहाँ फायदा हुआ है तो जिन जिन राज्यों में उसने फायदा दिखाई दिया, वो वही कह रहे हैं, राजनीतिक फायदा दिखाई देगा और सरकार है वहां इसे लागू करने की कोशिश की जाएगी, लागू करने की घोषणा की जाएगी। अभी केंद्र में ये लागू हो पा रहा है कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान, फायदे की बजाय ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है, इस वजह से वो इसे लागू नहीं कर रही। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने तो अभी इसे ना लागू करने पे बोला है और ना ही इसको ना लागू करने के बारे में। कांग्रेस इस मामले पर पूरी चुप्पी साधे हुए है, अभी तक तो ये देखने की कोशिश कर रही है, ये समझने की कोशिश कर रही है अगर इसको लागू किया जाता है तो उनको फायदा होगा या नुकसान। अभी तक तो हरियाणा के चुनाव की बात देख रहे हैं, कह रहे हैं जी कांग्रेस को नुकसान हुआ है इसे लागू करने से निश्चित रूप से, क्योंकि महादलित वर्ग तो कभी बीजेपी का वोटर नहीं रहा था, ट्रेडिशनल रूप से वो कांग्रेस का वोटर था, तो
वो टूट करके बीजेपी की तरफ जाएगा, तो निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। और इस नुकसान को रोकने से कांग्रेस नहीं रोक पा रही है, क्योंकि बीजेपी लागू कर रही है, सरकार उनकी है, बहुमत के साथ है, तो वो लागू। तो जी कांग्रेस को अभी कांग्रेस इससे कुछ भी साधे हुए है, और इस तो क्या रणनीतिक चुप्पी का ही परिणाम है। वो ना ये कह सकते हैं कि अपनी सरकार आने पर इसको हटाएंगे, ना वो ये कह सकते हैं कि सरकार आने पर इसको चालू रखेंगे। अभी लेकिन उनके लिए सिर्फ रहना ही जो है वो रणनीति का हिस्सा है, और अच्छी समझ मैं कहता हूँ कि उनके लिए है, क्योंकि चुनाव का राजनीतिक पार्टी के लिए किसी भी काम को करने की, किसी नियम को या कानून को लागू करने के पीछे एक ही मंशा होती है, राजनीतिक लाभ। जी उसको किसी चीज को लागू करने से उसमें कितना राजनीतिक लाभ होगा और कितना नुकसान होगा, इसी के हिसाब से जो है वो लागू करती है, और वो तभी लागू करती है जब उन्हें लाभ होता जी है। ऐसा हरियाणा इंडिया में पहली बार हुआ है एक बार, जी जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मंत्रिमंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थी पिछड़ों के लिए, जी और उसका उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा था, और ना केवल उन्हें बल्कि जो सरकार में शामिल थे वो सब दल पीछे चले गए थे, और बीजेपी जो कि मंडल आयोग की खिलाफत कर रही थी, तो मंडल की हवा को रोकने के लिए कमंडल जारी करना पड़ा था, यानी रथ यात्रा आडवाणी निकालनी पड़ी थी। तो ये उस वक्त जब बीबीसी को पता था कि उसको लागू करने से सरकार करेगी, उसको कोई फायदा होने वाला नहीं, और तो उन्होंने लागू धर्मपाल करने का सर ऐसे कहा में था। बहुत ही दिलचस्प जो राजनीतिक परिस्थितियां दिख रही हैं कि मंडल और कमंडल की जो राजनीति है, बीजेपी क्या मंडल की भी राजनीति करती दिख रही है और कमंडल की भी राजनीति करती दिख रही है? हरियाणा सबसे बड़ा उदाहरण। बीजेपी अब ओबीसी की बात करती है, लेकिन इसी ओबीसी को जब आरक्षण दिया जा रहा था, जी तो बीजेपी जो है उसका विरोध कर रही थी। जी तो दिल्ली आईटीओ पे वो राजीव नाम का लड़का जो है वहां आत्मदाह किया था, वो एबीवीपी का था, जी और वही विरोध हो रहा है। और तमाम अगड़े वर्ग जो है पिछड़े पिछड़े वर्गों के आरक्षण का विरोध कर रहे थे, और उसकी लीड जो है वो एक तरह से बीजेपी कर रही थी। हरियाणा में जो है वो तत्कालीन लोकदल कर रहा था। जी ये पूरे देश में जो है बीजेपी लीड, और इस मंडल की अफवाह को रोकने की, मंडल की लहर को रोकने के लिए ये बीजेपी को कमंडल लाना पड़ा था, यानी अयोध्या के लिए जो है वो देश भर में आडवाणी की रथ यात्रा निकाली थी। जी ये बड़ा दिलचस्प मामला था। आज मैं समझता हूँ बीजेपी उसी की राजनीति कर रही है, वर्ग की राजनीति कर रही है, और आपने सही कहा कि वो मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति। जी कांग्रेस ऐसे में जिस जातिगत जनगणना की बात कर रही थी, क्या कांग्रेस अब इस मोड़ पे जाति आधारित जनगणना को भी जो है सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है? मैं समझना चाहूंगी सर, मैं कांग्रेस की जो सियासी चुनौतियां हैं उसमें उसके तोड़ को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बीच मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ है, वो ये कि ये जो व्यवस्था हरियाणा में कोटे में कोटा की बनाई गई है कि 10% जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए और 10% जो है अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, वंचित वर्ग है उसके लिए, ये जो बंटवारा हुआ है, ये जो व्यवस्था हुई है, इस पर आपका क्या आकलन, क्या समीक्षा? नहीं है, ये पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है, ये व्यवस्था जो है दलित वर्ग के लिए की गई है। जी दलित समाज के लिए ये की गई है। उसमें जो महादलित है उसको एक तरह से अलग से 10% आरक्षण दे दिया, और उसमें 36 जातियां गिनवाई। जी ये बिल्कुल दलितों के, क्योंकि ओबीसी के आरक्षण से ये पहले से लागू हुए थे, जी, लेकिन यहाँ जो है वो लागू कर दी गई है एसटी के आरक्षण। तो इस आरक्षण में जो लागू की गई है उसका फायदा और नुकसान का आकलन अभी कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो जाति जनगणना की बात कर रही है वो एक बड़ा मामला है।
अगर वो सिरे चढ़ जाता है तो निश्चित रूप से उससे भाजपा की राजनीति को नुकसान का, भाजपा के वोट बैंक पर भी फर्क पड़ेगी। जी और बीजेपी जो है कतई नहीं चाहती कि उसके वोट बैंक पर असर पड़े, लेकिन कांग्रेस अभी भी ये रणनीति, इस रणनीति पे आगे बढ़ रही है, तो ओबीसी वर्ग भी आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से ओबीसी जी बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा जी। अब मैं उनका हरियाणा, आरक्षण का हिस्सा जो है वो कम है। तो ऐसी स्थिति में ओबीसी ये चाहेगा कि जाति जनगणना हो और जाति के आधार कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको हिस्सा मिले सरकारी नौकरी। नेहा, ये बड़ी अजीब बात है कि जाति जिसकी जनसंख्या जितनी, तो मतलब संख्या जिसकी जितनी ज्यादा है तो उतना अधिकार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर वर्ग अपनी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश करे। अभी एक नई बहस देश में शुरू हो गई है इसी को लेकर के, जनसंख्या को लेकर के, क्योंकि साउथ में जनसंख्या कम है, जी नॉर्थ में जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए 2029 के लिए लोकसभा और विधानसभाओं की जो सीटों में वृद्धि होनी है, लोकसभा विधानसभाओं को राज्यों में चलेगी, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी होनी है, उसके दक्षिण के लोगों को दिक्कत है, क्योंकि उत्तर में जो है, उत्तर भारत में जो है वो जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ लोकसभा की सीटें ज्यादा बढ़ेगी, और दक्षिण में जनसंख्या कम है इसलिए वहां कम बढ़ेगी। जी तो ऐसी स्थिति में उत्तर दक्षिण के बीच ये एक बहस नेताओं के बीच चल रही है, और ये एक नई बहस जो है इस समय देश में चल रही है। वैसा ही जो है जाति जनगणना को लेकर के है, जब ओबीसी की संख्या ज्यादा हो तो निश्चित रूप से ये जो बहस ज्यादा होगा, आरक्षण का दायरा जी जाति जनगणना का तात्पर्य यही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बहस शुरू हो गई है कि दक्षिण भारत में जो है आबादी बढ़ाने की बात की जा रही है खुद वहाँ के मुख्यमंत्रियों की तरफ से, क्या ये कांग्रेस के उस नारे को भी जो है उसके प्रभाव को कम कर रहा है? जातिगत जनगणना के जो नारा राहुल गांधी ने दिया, क्या उसके प्रभाव को कम कर रहा है? देखिए, जाति जनगणना का जो नारा है वो अपनी जगह है जी, तो कांग्रेस लेकर के आगे बढ़ रही है। बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब वो इसके साथ है, जी जनगणना के लिए तैयार है। जब नीतीश कुमार जाति पहले नीतीश कुमार जो है वो जाति जनगणना करवाना चाहते, लेकिन अब बीजेपी के साथ है तो अब वो नहीं चाहता। ये सोचने वाली बात कि नेता किस तरीके से पार्टी का साथ बदलते, सत्ता के लिए अपनी तरह से अपने मुद्दों को भी तालमेल करते, यानी पलट जाते। तो यहाँ जो बिहार में जाति जनगणना का असली मुद्दा है, अभी जो जाति जनगणना है वो बिहार में जो है वो फांसी बनेगा, गले में फांस बन के अटकेगा, और खास तौर पर बीजेपी और नीतीश कुमार की जी। तो अगर इनका गठबंधन रहता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को जाति जनगणना की बात माननी पड़ेगी जी। अगर वो मानता है तो बीजेपी इसका विरोध करेगी जी। कैसे चुनाव में किस तरीके से इसको टैकल करते हैं देखने वाली बात। तो जाति जनगणना का मुद्दा पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर जाति जनगणना संख्या उसी के अनुरूप सरकारी नौकरियों में जगह देनी है जी, ये मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगा। मैं समझता हूँ कि नौकरियों में जो है वो मेरिट में भर्ती होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर भर्ती होनी। ये इस तरह का आरक्षण उचित नहीं है किसी भी रूप में। आप अगर पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को, आदिवासियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षा की सुविधा दीजिए, चिकित्सा की सुविधा दीजिए, उनको रोजगार के और साधन उपलब्ध करवाइए। लेकिन इस तरह से आप सरकारी नौकरियों में कंपटीशन से जहाँ
बच्चे भर्ती होके जाते हैं, उनमें इस तरह का आरक्षण लागू करना एक तरह से नेचुरल न्याय के खिलाफ, लेकिन न्याय की लेकिन प्रकृति के खिलाफ। धर्मपाल सर, मैं ये जी उनकी चिंताओं को आपके सामने रख रही हूँ जिसमें दलितों की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, चाहे चिराग पासवान हो चाहे मायावती हो, वो कहते हैं कि आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो अभी तक जो है नहीं प्राप्त किया जा सका है। सामाजिक भेदभाव अभी भी बना हुआ है। आरक्षण का लाभ इसीलिए इस वर्ग को मिलना ही चाहिए। कहीं ना कहीं आरक्षण की जो वैधता है उसको ये दल जो है सामने रख रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है, मेरिट का इसलिए विरोध किया जा रहा है। देखिए नेहा, हिंदुस्तान एक कल्चर बन चुका है कि जिसको जो मिल रहा है उस अधिकार को तोड़। जी, सही बात तो ये है। और जब उस अधिकार को नहीं छोड़ना चाहता तो झगड़ा होगा ही, विरोध होगा ही, तो किसी न किसी को ये कदम उठाना ही पड़ेगा। जैसे ओबीसी को आरक्षण देने के लिए वीपी सिंह ने अपनी पार्टी को, अपने प्रधानमंत्री पद को, सबको जो है दांव पर लगा दिया था। ठोकर मार दी। जी, इसी तरीके से मुझे लगता है किसी न किसी को ये भी दांव खेलना ही होगा। आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 2 साल बाद, 50 साल बाद, क्योंकि जब आरक्षण लागू किया गया, संविधान के तहत आरक्षण किया गया, तब ये केवल 10 वर्ष के लिए किया गया था और हर 10 साल बाद उसको रिव्यू करने की बात। आज रिव्यू करने की बात को भी क्रांति हुई। जी, विरोध उठने लग रहा है, दो तरफा विरोध होता है। जब आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए, जो वर्ग लाभ उठा चुके हैं, वो परिवार लाभ उठा चुके, अब एक आईएएस उसके बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत, उनको जनरल कैटेगरी में लाया जाना चाहिए। अब एक आदमी प्रधानमंत्री रह गया या केंद्र में मंत्री रह गया तो उसके बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत जी, तो वो आरक्षण के साथ लिपटे हुए। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं और इस तरह से वंचित वर्गों को फर्क कभी नहीं उठ पाएगा। संपन्न वर्ग हमेशा लाभ उठाता रहा, चाहे वो आरक्षण का हो चाहे वो अन्य मामलों का हो। जी, हर वर्ग जो संपन्न वर्ग है वही लाभ, इसका फायदा उनको मिलेगा और वो अपना लाभ छोड़ना नहीं, वंचितों तक पहुंच। जी, यही एक कहानी है। लेकिन सामाजिक भेदभाव जो इस पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को उसका सामना करना पड़ता है, जिसकी दुहाई मायावती की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी देते हुए नजर आते, उस सामाजिक भेदभाव को मैं समझना चाहती हूँ। कितना पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलितों को जो है समाज की मूल भावना या फिर जो अगड़े हैं वो खुद के साथ जोड़ पाए हैं। अभी भी जो उन पर अत्याचार है, दलितों पर अत्याचार है, इस तरह की जो खबरें हैं, घटनाएं हैं, वो हेडलाइंस बनाती हैं। हमारे साथ धर्मपाल धनखड़ लगातार बने हुए हैं। आरक्षण को समझने की कवायद जारी रहेगी। धर्मपाल सर, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ लगातार आपसे कि ये जो सामाजिक भेदभाव जिसकी बात बार बार सामने आ जाती है, दलितों पर अत्याचार, हरियाणा भी जो है हमने देखा, यहाँ पर दलितों पर अत्याचार की कई घटनाएं, उन्होंने ऐसी खबरों ने सुर्खियां बटोरी और पूरे देश में ऐसी कई घटनाएं आती रहती हैं कि दलितों पर अत्याचार जो है एक आम बात मानी जाती है अगड़े वर्गों के लोगों, दबंगों के जरिए। धर्मपाल जी, पहली बात तो ये है कि निश्चित रूप से दलितों के साथ अत्याचार आती रहती, कभी इस राज्य से कभी उस राज्य, तमाम जगहों से आती रहती और ये खबरें अब तक आती रही जब तक अमीर गरीब रहे। असल झगड़ा अमीरी और गरीबी जी, पिछड़े और अगड़े का नहीं है। पिछड़े और अगड़े का झगड़ा जो है वो उस वक्त खत्म हो जाता है जब किसी पिछड़े को, किसी दलित को जाति के नाम से पुकारने पर सजा हो सकती है, सजा का प्रावधान करेगा। तो काफी सख्त कानून है और उसमें सजा हो सकती जी, लेकिन अब सवाल ये है कि आप दलित को, पिछड़े को कब तक का और दलित रखना चाहते हैं, जिस सरकार के ऊपर डिपेंड है।
कि सरकार इस चीज को वोट बैंक ना बनाए। सरकार को चाहिए कि दलितों को, पिछड़ों को, वो भी गरीब, उनको जो है वो सुविधाएं दे। जी, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के मुताबिक आप बड़ा उदाहरण देंगे कि दलित को जो है वो घोड़ी से उतार दिया जाता है दलित। ऐसी घटनाएं हरियाणा में भी होती रही है, जी, ऐसी घटनाएं अन्य राज्यों में भी होती रही है। और अभी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश पिछले साल जो चुनाव हुए थे उन चुनाव से पहले भी एक घटना आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने की हुई थी। जी, और ऐसी घटनाएं अभी भी कुछ दिन पहले भी किसी राज्य से सामने आई थी, जैसे यूरिन करने की। जी, मैं ये कहूंगा कि ये मानसिकता, इस मानसिकता का इलाज इतना जल्दी संभव नहीं है और केवल कानून से संभव नहीं है। ये सामाजिक सुधार की जरूरत है और ये सुधार कब लागू कर पाएगी सरकार, और सरकार और समाज दोनों को आगे आरक्षण निश्चित रूप से केवल और केवल सामाजिक अन्याय के कारण दिया गया, उनके गरीब होने के कारण, क्योंकि वो पिछड़े हैं, गरीब है, ये तो एक कारण जी, लेकिन असली कारण ये सामाजिक बराबरी का दर्जा दिल बने और सामाजिक बराबरी की तरफ हमारा समाज जो है वो बढ़ नहीं। सामाजिक बराबरी तभी आ सकती है जब आदमी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा। वो जब तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और तब तक आप उसको आर्थिक रूप से बराबरी का पहले आर्थिक रूप से उसको संपन्न करना पड़ेगा, तभी वो बराबर हो पाएगा। जी, अगर आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र होगा आदमी, तभी वो किसी अगले पिछड़े को मानने से मना करेगा, तभी वो किसी अमीर की दलाली करने से मना करेगा, पटवारिता करने से मना करेगा, तभी उसका हुक्म बजाने से मना करेगा। जी, लेकिन सर जब देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आता हो, हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है ओबीसी वर्ग से आता हो, तो फिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलने के बाद भी ये जो वर्ग है अभी भी वंचितों में खड़ा है और अभी भी आर्थिक रूप से जो है इतना जो है आगे नहीं बढ़ पाया है, ना ही सामाजिक भेदभाव कम हो पाया? क्या लीडरशिप मिलने के बाद भी कहाँ कमी रह रही है कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी वर्ग से, मुख्यमंत्री भी ओबीसी वर्ग से, लेकिन ये वर्ग वंचित ही रह रहा है? नेहा, किसी नेता के प्रधानमंत्री बनने से, किसी नेता के, किसी जाति के, किसी नेता के मुख्यमंत्री बनने से या राष्ट्र संचालन उस जाति का भला नहीं, क्योंकि हमारी सरकार संविधान के मुताबिक काम करती है, जाति के मुताबिक नहीं करती है। पहला आधार है ना, वो धर्म के मुताबिक आधार पर काम करती है, सबके लिए काम करती है। एक जाति विशेष सरकार, एक जाति विशेष अब जिससे मुख्यमंत्री बनने से किसी जाति का हार हो जाएगा, ऐसा बहुत ज्यादा मैं सामाजिक भेदभाव को समझना चाह रही हूँ सर। सामाजिक भेदभाव तो इस पर काम कर ही सकते हैं प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, जो इस वर्ग से आते हैं, कि सामाजिक भेदभाव को कैसे कम किया जाए? यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण, जी, बीजेपी के एक पूर्व विधायक रहे हैं, वो अपनी जेब में अपने चाय का चीनी मिट्टी का प्याला जो है अपनी जेब में रखा जी, और जब वो वोट मांगने जाते हैं, वो बीजेपी के विधायक थे, जब वो वोट मांगने जाते हैं तो वो सवर्णों या पिछड़ों की चारपाई को दलित वर्ग कहते थे कि हम तो आपके पेशाब से पैदा हुए, उसको इसी बात पर ये मंत्री बन गया या विधायक बन गया तो भी ये नहीं बदला आज भी हमारे नीचे वो हमारी चारपाई पे नहीं बैठे, हमारे दिए हुए कप में चाय नहीं, बाकायदा अपने कुत्ते की जेब अपना प्याला निकाल के, ये राजतंत्रबाजी। वो देखते हैं कि किस तरीके से लोगों को ज्यादा प्रभावित कर पाते हैं, किस तरीके से लोग उनके मुरीद हो, इसलिए लोग उनको वोट देते, बस उनको वोट तक ही सीमित।
चुनाव तक की सीमित है, चुनाव की तक उनका लक्ष्य केवल एक रहता है। जी और जब तक लक्ष्य केवल ये रहेगा तो उनको चुनाव जीतना है, तो वो न किसी जाति का भला कर पाएंगे, न किसी व्यक्ति का भला कर पाएंगे। चंद व्यक्तियों का भला वैसे कर, लेकिन वो समाज का भला नहीं कर सकते, वो देश का भला नहीं। जी क्योंकि लगातार वो इसी तरीके से हमारा राजनीतिक सिस्टम जो बन गया है, जी वो उसी तरीके से काम करता है। नहीं तो क्या कारण सब चिकित्सा जो है फ्री क्यों नहीं मिली? जी सरकारी अस्पतालों की क्यों? जबकि सरकारी अस्पतालों में सबसे ट्रेन डॉक्टर होते हैं, सरकारी अस्पतालों का बजट, सरकारी स्कूलों की स्थिति क्यों खराब है? सरकार चाहे तो क्या सरकारी स्कूलों की कर नहीं सकते, लेकिन उल्टे सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों को, निजी अस्पतालों को, इनको प्रोत्साहित कर रही है जी कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते। ये बहुत मान के चल रही है सरकार के लिए। इस सरकार के लिए शिक्षा और चिकित्सा जैसे अपने समाज ये स्वास्थ्य अगर उसको बोझ मान ले कोई सरकार, जी मैं समझता हूँ सरकार सही दिशा में नहीं जा रही, बिल्कुल। लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है। और ये भी लोक प्रतीत कल्याणकारी जी सरकार का मतलब है कि वो लोगों के लिए काम करे, जी लोगों के स्वास्थ्य की, लोगों की शिक्षा की, लोगों के विकास, सारी जिम्मेदारी लोक कल्याणकारी सरकार की, लोग चुनी हुई सरकार की होती है। तो लेकिन यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो रही है सर, ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि आरक्षण का जो उद्देश्य है राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट है, सामाजिक भेदभाव खत्म करने के प्रति तो ये आरक्षण का उद्देश्य दिखता नहीं है। तो उद्देश्य जो आरक्षण का है वो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। देखिए, सामाजिक भेदभाव की तो बात, सामाजिक भेदभाव खत्म कर जी राजनीति का मकसद, राजनीति का मकसद है लोगों को। जब अंग्रेजों के बारे में ये कहा गया था कि डिवाइड एंड रूल, वही फार्मूला आज भी लागू। लोगों को कभी धर्म के आधार पर बांटा जाता है, कभी जाति के आधार पर बांटा जाता है, कभी जाति के आधार पर बांटा जाता है। जब धर्म की बात नहीं चलती है, धर्म के बंटवारे से काम नहीं चलता है, धर्म के नाम पर वोट नहीं मिल पाता है, जिन इलाकों में धर्म कारगर नहीं होता है, वह जाति का फार्मूला चला जाता है, दलित और अगले का। बिल्कुल, राजनीति का काम केवल और केवल अपना चुनाव जीती। बिल्कुल, बहुत ही स्पष्ट हो गया हमारे दर्शकों के लिए कि आरक्षण का उद्देश्य और ध्येय राजनीतिक दलों के लिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी धर्मपाल सर, आपने समय निकाला, चर्चा द ट्रूथ के साथ जुड़े। और कोटे में कोटा हो या फिर पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग के लिए आरक्षण की बात हो, राजनीतिक दलों का उद्देश्य, उनकी नीयत पर बार बार सवाल खड़े होते हैं। और यही सवाल नायब सिंह सैनी की हरियाणा सरकार पर भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई कोटे में कोटे के जरिए पिछड़ों का जो कल्याण हो जाएगा, सामाजिक भेदभाव जो है वो दूर हो जाएगा। और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर उसकी जो चुप्पी है वो भी कई प्रश्न खड़े कर रही है। दर्शकों के पास इन सवालों के जवाब अगर हो तो उम्मीद करते हैं कि फीडबैक के रूप में हमारे पास जरूर भेजिए। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com पर या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।